ग्रेविटेशनल फील्ड। मीन्स एक ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग का वो स्पेस जहाँ तक वह ऑब्जेक्ट दूसरे मास को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि इनके बीच हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। वहाँ पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों था, तो हम डेफिनेशन देते थे कि एक चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग का वो स्पेस जहाँ पर वह चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। यहाँ पर तो सिर्फ बात अट्रैक्शन की होती है, तो हम इसकी डेफिनेशन यही लिखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग का वो स्पेस जहाँ तक वह दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, वही होता है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसकी कैलकुलेशन हमने की थी, वहाँ पर बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दो मेजरमेंट होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारी यहीं पे भी सेम टू सेम कैलकुलेशन होगी। फर्स्ट हमारी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है Eg से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है ये, क्योंकि एक फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब मैं उतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा जितनी डिटेल से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था। कहा था कि यह मास बहुत छोटा होना चाहिए, वहाँ पर बहुत छोटा चार्ज लिमिट क्यों टेंड्स टू 0 होगी, तभी हमारी प्रॉपर कैलकुलेशन हो पाएगी। बट हमें फॉर्मूले में डायरेक्ट यही वैल्यू यूज करनी होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही लिख दिया। अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो Eg की SI यूनिट होती है, जैसे फोर्स की होगी न्यूटन पर, वहाँ पर कूलम था, यहाँ पर आ जाएगा kg आ जाएगा कि न्यूटन पर kg हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है। अब एक दो एग्जांपल करके देखते हैं, तब जाकर इनका मैथमेटिकली मीनिंग समझ में आएगा। जैसे एक पार्टिकल जिसका मास 2 kg है, एक पॉइंट P जो r = 4 मीटर पे रखा गया है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको वही चीज़ निकालनी है। अब मैंने वेक्टर दिया है, तो आपको डायरेक्शन के साथ इसका आंसर पुट करना है। तो हमारा इसका सॉल्यूशन होगा कि Eg होता है, वो होगा जी की आप वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर, इनटू मास हमारा 2 kg हो गया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और डिस्टेंस कौन सा ये है, r कैप है ना, ये इस साइड इसको खींचेगा, यानी इससे डिस्टेंस तो हम r इस साइड ले रहे हैं, लेकिन इसका अट्रैक्टिव फोर्स तो इस साइड होता है ना। ये हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी तो हम यहाँ मान लेते हैं पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव को रिपेल करता था, तो इस साइड आ गया। बट ये मास हमेशा इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम r वेक्टर ये ले रहे हैं तो माइनस का r कैप इसकी डायरेक्शन होगी। और वैसे भी नेगेटिव साइन किसको दर्शाता है, एक अट्रैक्टिव नेचर को दर्शाता है कि ये चीज़ इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए हम वेक्टर फॉर्म के अंदर नेगेटिव लगाते हैं। रीज़न इसका आप ये भी मान सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं +1 kg का ऑब्जेक्ट रख दूँ, क्योंकि इसकी डेफिनेशन तो यही है ना कि यूनिट मास के ऊपर लगने वाला फोर्स ही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है। उसी टाइप से अगर मैं इस पॉइंट पे 1 kg मास रख दूं, तो इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अगर r हमारा वेक्टर ये हो गया कि ये A पॉइंट था, तो A से P वेक्टर हो गया हमारी डायरेक्शन, तो माइनस का AP डायरेक्शन इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी, इसीलिए हम नेगेटिव पुट करते हैं। चाहे इस नेगेटिव का मैथमेटिकली मीनिंग समझ लो, चाहे इसका वेक्टोरियल मीनिंग समझ लो कि नेगेटिव का मतलब होता है एक अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस टाइप से एक छोटी सी बात कर ली हमने। एक वहाँ पर भी एग्जाम्पल किया था हमने। अब ये सारे एग्जाम्पल हम लास्ट क्लास में, लास्ट जो चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें करके आ चुके हैं। तो मैं थोड़ी थोड़ी हिंट के साथ ही इन एग्जाम्पल को आगे बढ़ाऊंगा। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में 3-4 लेक्चर लगाए थे, यहाँ पर एक लेक्चर के अंदर ही हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे इन 3 कॉर्नर के ऊपर मास रख दिए, साइड इनकी ए दे रखी है, चौथे कॉर्नर के ऊपर Eg की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ लिया।
तो इसके कारण इसकी तरफ होगी, इसके कारण इसकी खुद की तरफ होगी, इसके कारण इसकी तरफ होगी। यह वैल्यू होगी हमारी जी एम डिवाइडेड बाई ए स्केयर, जी एम डिवाइडेड बाई ए स्केयर, ये होगी जी एम डिवाइडेड बाई रूट ए का स्केयर का मतलब रूट 2a का स्केयर मतलब 2a स्केयर। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, फिर इनका रिजल्टेंट इसके साथ जोड़ देंगे तो इस डायरेक्शन में हमारी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेशन करनी है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पे बनता है कि 2 kg मास हो गया, ए पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट पे रख दिया हमने 8 kg मास, और हमसे पूछ लिया ये 15 मीटर के बीच की डिस्टेंस है और पूछ लिया जाएगा कि किस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। तो हम वह पॉइंट सी मान लेते हैं। सेम कैलकुलेशन चल रही है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में की थी। ये r डिस्टेंस मान ली तो बची हुई डिस्टेंस हमारी 15 माइनस r हो गई। मैं विदाउट एनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिए बिना मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी G2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर इज इक्वल टू G8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस का आर स्केयर। तो G से G कैंसिल, 2 से ये 4 आ जाएगा, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 2 बाई 15 माइनस आर आ जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 15 माइनस आर इज इक्वल टू 2r, 3r इज इक्वल टू 15, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर कि 5 मीटर डिस्टेंस पे ए से 5 मीटर दूरी पे हमें नल पॉइंट मिलेगा। तो इस टाइप के हमें कुछ एग्जांपल्स करने हैं। अगर हमें एक पार्टिकल दे दिया तो पार्टिकल के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला था। अब पार्टिकल के बाद हमने बात की थी वहाँ पर रिंग की, कि एक रिंग के ऊपर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस के अंदर उसकी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब हम ये कह देंगे कि एक रिंग है कैपिटल R रेडियस की, इसका ये सेंटर पॉइंट है और x डिस्टेंस दूरी के ऊपर एक P पॉइंट है। P पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और इसका टोटल मास कैपिटल M। उसमें हमने किया था कि एक छोटा सा पार्ट ले लिया था, क्योंकि ये जो फॉर्मूले होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा मास लेंगे dm मास। इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वह इस डायरेक्शन की आएगी Eg, क्योंकि इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वहाँ पर हमने रिपल्सिव फोर्स से इसको निकाला था। अब ये वैल्यू आप थीटा मान लो, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में होगा Eg कोस थीटा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा Eg साइन थीटा। अब सेम टू सेम इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट लें तो उसके कारण इस डायरेक्शन में आएगा। अगर यहाँ वाले डीएम पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, ये भी तो थीटा एंगल है, एक कंपोनेंट नीचे की ओर Eg साइन थीटा और एक कंपोनेंट इस साइड Eg कोस थीटा। तो हम इजीली देख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ y डायरेक्शन, ये मान लो कि ये x है और ये y है, इस टाइप से हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ y डायरेक्शन कैंसल आउट ईच अदर या कैंसल ईच अदर, और जो कंपोनेंट ऑफ
एक्स डायरेक्शन एडअप, यानी एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट तो आपस में जुड़ जाएंगे और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बचेगा यहाँ पर, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड बचेगा, वह सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए ही बचेगा। तो अब हमें एक्स डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन करनी है कि जो हमारा ई नेट बचेगा वह सिर्फ और सिर्फ ई एक्स बचेगा, और ई एक्स हमारे पास क्या, डी ई एक्स हमारे पास कितना है, एक्स डायरेक्शन के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस छोटे से मास के कारण जी डी एम डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, और रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा। तो ई एक्स कितना आएगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास, सॉरी एक्स डायरेक्शन में इंटू कोस थीटा भी तो है ना, क्योंकि वाई डायरेक्शन वाला कैंसिल हो गया। ई जी की वैल्यू तो इतनी थी, यानी इस छोटे से मास के कारण डी ई जी लगा लो आप, कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। डी ई जी की वैल्यू तो हमारी इतनी थी, इंटू कोस थीटा आ गया, ये एक्स डायरेक्शन का आ गया उस छोटे से एलिमेंट के कारण। जब नेट की बात की जाएगी तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, जी कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एम। अब जी तो बाहर आ गया, कोस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारा x डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस करोगे तो आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, और डी एम का इंटीग्रेशन कैपिटल एम हो जाएगा, यानी ई नेट की वैल्यू हमारी होगी जी एम एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस का आई कैप, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब आप थोड़ा याद करो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में रिंग के कारण ई नेट निकालते थे, इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो होता था कि टोटल चार्ज x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही होता था ना। और यहाँ पर हमारा जी एम आ गया, यानी वहाँ पर कांस्टेंट k था, यहाँ पर कांस्टेंट g है, वहाँ पर चार्ज q था, यहाँ पर मास कैपिटल m है, और डिस्टेंस और रेडियस तो हमने सेम ही ले रखी है। अगर वो नेगेटिवली चार्ज रिंग होती तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता तो भी डायरेक्शन तो यही आती ना, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स के कारण निकाल रहे हैं, उसमें हमने रिपल्सिव फोर्स के कारण निकाली थी, तो हमारी डायरेक्शन अवे फ्रॉम रिंग आई थी। अगर ये नेगेटिवली चार्ज रिंग लेते वहाँ पर तो भी तो डायरेक्शन यही आती ना हमारी, सेम टू सेम अपना रिजल्ट है, सेम ही डायरेक्शन होगी। वहाँ पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर होते हैं, यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर होता है, इसीलिए यह नेगेटिव साइन आता है वेक्टर फॉर्म के अंदर। वहाँ पर रिपल्सिव नेचर का होगा तो इसीलिए नेगेटिव साइन नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले किए थे, उनमें हम अगर कांस्टेंट को जी से रिप्लेस कर दें और चार्ज को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दें, वहाँ पर जैसे चार्ज को हमने मास से रिप्लेस कर दिया, तो सारे के सारे फॉर्मूले हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बन जाएंगे। अभी हमने एक रिलेशन ड्राइव की थी कि एक रिंग की एक्सिस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सेम टू सेम हमारा रिजल्ट था, सिर्फ चेंज इतना था कि के और क्यू का चेंज था, वहाँ पर जी और एम है। वहाँ पर हम डायरेक्शन एक्स क्या मीन्स एक्स डायरेक्शन जो हमने एक्सिस पे पॉइंट लिया है उसी की डायरेक्शन में हम अवे फ्रॉम रिंग कर रहे थे। यहाँ पर अट्रैक्टिव नेचर का है तो टुवार्ड्स रिंग लगेगा, और ये नेगेटिव साइन वैसे भी अट्रैक्टिव नेचर को शो करेगा। अब हमें इस चैप्टर के अंदर ये तीन बातें और पढ़नी होती है कि डिस्क के कारण क्या होगा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो इनकी डेरिवेशन किए बिना, क्योंकि इनकी डेरिवेशन हमने कर रखी है, ये रिजल्ट्स भी याद कर रखे हैं हमने, तो इन्हीं में ही हम एडिटिंग करके अपने नए रिजल्ट्स को निकालेंगे। जैसे अगर डिस्क का केस किया जाए कि आर रेडियस की डिस्क है, यहाँ पर कैपिटल आर तो रेडियस है और एक्स हमारा है उसकी एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस, तो ई जी की जो वैल्यू आएगी वह होती है कि माइनस तो साइन हमने लगा दिया अट्रैक्टिव नेचर को शो करने के लिए, 2
जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सेम टू सेम चल रहा है। हम यहाँ पर के और क्यू की जगह जी और एम वैल्यू पुट कर रहे हैं। 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स कैप डायरेक्शन उसकी तरफ। सेम टू सेम जब हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी 0 थी, तो सेम टू सेम हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी r की वैल्यू लेस देन r हुई। तो उस केस में Eg की वैल्यू हमारी 0 होगी। जब r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R होगी तो हम यहाँ पर Eg की वैल्यू डिफाइन करेंगे Gm डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, R वह डिस्टेंस उसके सेंटर से, और R कैप उसकी तरफ, यानी नेगेटिव साइन लगा दिया हमने क्योंकि हमेशा अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है R लेस देन अगर कैपिटल R हुआ तो इस केस में था कि के क्यू R डिवाइडेड बाय रेडियस का क्यूब और R की डायरेक्शन में, तो सेम टू सेम हम यहाँ पर लिखेंगे Eg की जो वैल्यू होगी वह माइनस का Gm R डिवाइडेड बाय R क्यूब R कैप। तो इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। यह हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा। जब हम कैपिटल R से ज़्यादा दूर जाने की बात करें, ग्रेटर देन कैपिटल R, तो उस केस के अंदर Eg की जो वैल्यू होगी वह माइनस का Gm डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू R कैप। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हमें डायरेक्ट ही याद रखने, इनकी किसी भी डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे। अब एक छोटी सी बात आप याद रखना कि जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा हमारे इस चैप्टर में। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मीन्स अर्थ। अर्थ हम एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ही मान के चलेंगे। वैसे तो एक इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो हम अलग फॉर्मेट में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के अंदर जाएंगे तब कैसे वेरी करेगा, अगर बाहर जा रहे हैं तो कैसे वेरी करेगा, ये सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो अर्थ हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और यही सारी की सारी हमारी कैलकुलेशन चलेगी। तो आप इन बातों को डायरेक्टली याद रख लेना। अभी हमने एक बात पढ़ी थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। वह होती है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स लगाया डिवाइडेड बाय कितने मास पे लगाया, यानी पर यूनिट मास के ऊपर लगने वाला वह ऑब्जेक्ट का फोर्स ही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है। यह ऑब्जेक्ट कोई भी अननोन हो सकता है कि मास m मास का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने एक स्मॉल m रखा तो इसके ऊपर इसने जो फोर्स लगाया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी r है, क्योंकि एक सेंट्रल फोर्स है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर की जाएगी। तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट किया कि Gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय वह मास, तो इतना हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गया था और अट्रैक्टिव नेचर का था तो इस डायरेक्शन में आ गया। ये सारी बातें कैलकुलेट की। अब बात हम करेंगे अर्थ की, कि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है, मींस अर्थ के कारण किसी पॉइंट के ऊपर हम जो कैलकुलेशन करते हैं ना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, वही हमारी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी ही पढ़ते हैं हम उसे, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अर्थ के लिए ग्रेविटी होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये मानो कि हमने तो एक कॉमन सी बात कर दी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या मार्कर भी इस बोर्ड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस मार्कर के कारण इस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी हम उसको ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, ये इस ऑब्जेक्ट की है। इसी चीज़ का स्पेशल केस हम अर्थ को मान रहे हैं।
यानी अर्थ जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है ना, वह हम ग्रेविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्पेशल केस है, हम उसी ग्रेविटी को पढ़ेंगे। यानी ग्रेविटी क्या है? मैथमेटिकली इक्वल टू दी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। यह हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन ही करते हैं, डायरेक्शन भी होती है इसकी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ ही हमारी होती है ग्रेविटी। अब जो हम मास m ले रहे थे कि यह मास किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण था, तो इसके लिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर दी। अब अगर मैं इस मास को E रख देता तो ये क्या होती? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती। लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा है? रिंग का है। अर्थ रिंग थोड़ी ना है, न अर्थ हमारी डिस्क है, न कंडक्टिंग स्फीयर है। हमने अभी भी बोला कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। यानी यहाँ पर मैं m की वैल्यू me पुट कर दूँ तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले मेरे क्या बन जाएंगे? ग्रेविटी के फॉर्मूले बन जाएंगे। और ग्रेविटी ही एक एक्सेलेरेशन की फॉर्म में हम पढ़ते हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि कितना एक्सेलेरेट करवाएगा उस ऑब्जेक्ट को। तो जो हम Eg ले रहे थे वह अर्थ के लिए क्या होगा? स्मॉल g होगा। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अर्थ के केस में हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे। केस फर्स्ट केस के अंदर g की वैल्यू, यानी फर्स्ट केस है हमारा कि अगर हमारी डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ हुई, उस केस में g की वैल्यू जो होगी हमारी, वह g की वैल्यू होगी, उस फॉर्मूले से पुट करो कि g me डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और उसकी तरफ अर्थ की तरफ। तो हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन हम अपनी कॉमन सेंस से समझ जाएंगे कि अर्थ तो हमेशा अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन का हम यहाँ पर ज़्यादा लफड़ा नहीं रखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड की ही बात लेकर चलेंगे कि अगर आर की वैल्यू आर ई से बड़ी हो, यानी रेडियस ऑफ अर्थ से अगर बड़ी हुई, उस केस के अंदर जी की वैल्यू होती है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होती है। सेकंड केस, अगर r की वैल्यू लेस देन आर ई हुई, अगर हम अर्थ के अंदर की बात करेंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वह आएगा जी एम ई डिवाइडेड एम ई इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब ये फॉर्मूले हम r की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, मतलब कि r इज़ ग्रेटर देन आर ई, यानी अर्थ से हम ऊपर जाएंगे तो उसके लिए हमारी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? सपोज ये आर ई अर्थ की रेडियस होगी, हम यहाँ पर एक पी पॉइंट ले रहे हैं जिसकी सेंटर से डिस्टेंस r है। इस फॉर्मूले के लिए हमने ये चीज़ निकाली है, यानी इस कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। इसके लिए हम केस ले रहे हैं कि r इज़ लेस देन स्मॉल r। अगर r की वैल्यू यहाँ पर होती, r यहाँ पर होता है, एक ये p पॉइंट और ये p डैश पॉइंट होता, तो इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता r की फॉर्म में, तो वो होता हमारा इतना। बट इस चैप्टर के अंदर जो हमसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ऐसे बनते हैं कि अर्थ से h हाइट ऊपर या फिर d डेप्थ नीचे, यानी या तो h हाइट ऊपर का पूछ लिया जाएगा या d डेप्थ अंदर का पूछ लिया जाएगा, तब आप g की वैल्यू बताओ। ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमारे सब्जेक्ट्स में, हमारे इस चैप्टर के अंदर हमसे पूछी जाती है, तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन हमें करनी होती है। और उस कैलकुलेशन को हम एक नए टॉपिक में पढ़ते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी, यानी वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट के कारण क्या होगा, डेप्थ के कारण क्या होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, ये हम यहाँ पे भी पढ़ के आ चुके हैं।
उसके अगर अंदर की तरफ आएंगे तो आर के हिसाब से ये चीज़ें इस हिसाब से बढ़ती रहती हैं, यहाँ पर मैक्सिमम होगी फिर घटना स्टार्ट हो जाती है। ये कैलकुलेशन की थी, बट हमें इस चैप्टर के अंदर एच और डी की फॉर्म में चलना पड़ेगा, हम आर की फॉर्म में नहीं चलेंगे। फॉर्मूला हमारा सेम है, उन फॉर्मूलों के अंदर जो एच की वैल्यू है वह एच की वैल्यू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर ई रख देंगे, तो इस फॉर्मूले की ही हमारी वापस एज इट इज़ हमें कैलकुलेशन मिल जाएगी। वो सारी बातें हम प्रूफ भी कर लेंगे, बट इस चैप्टर में एक बार फिर से बताना चाहूँगा, फॉर्मूला तो ये दोनों यही यूज होंगे, बट थोड़ी सी चेंजिंग फॉर्म में यूज होंगे। एच और स्मॉल डी की फॉर्म में यूज करना है हमें इन फॉर्मूलों को। स्फेरिकल केस के लिए वहां पर हमने एक अच्छा सा एग्जाम्पल किया था, वह एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी करेंगे। एक सॉलिड स्फीयर दे दिया जिसका मास m दे दिया कि कैपिटल M का एक स्फीयर है, जिसकी रेडियस r दे दी हमें, ये r रेडियस और m मास का एक सॉलिड स्फीयर दे दिया। इसमें से एक कैविटी बाहर निकाल ली, यानी एक पोर्शन से हम कह सकते हैं कि r/2 रेडियस की एक कैविटी हमने बाहर निकाल ली, और हमसे ये पूछ लिया गया कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक p पॉइंट है, इस p पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ लिया गया। तो ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। जब ये न्यूमेरिकल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा गया था, तब हमने यहाँ पर किया था कि इसी को नेगेटिव चार्ज से हमने फिल कर दिया था, तो हमारा टोटल स्फीयर के कारण कर लिया था, और इतने नेगेटिव के कारण हमने कैलकुलेशन कर ली थी, दोनों का डिफरेंस हमारा नेट फील्ड आ गया था यहाँ पर। वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, यानी हम ये मानेंगे कि पूरा कंप्लीट स्फीयर था, हमने कैविटी बाहर निकाली ही नहीं। उस केस के अंदर Eg हमारा कितना होगा, G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R का स्केयर, R हमारा कितना है, स्मॉल r है, तो R स्केयर आ जाएगा, GM/R स्केयर आ जाएगा। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करूँ मैं, तो P से O कैप, यानी P से O की डायरेक्शन में हमारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी। अब हमने वहाँ पर किया था कि जो पोर्शन हमने फिल किया है उसको नेगेटिव मास से रिप्रेजेंट कर देंगे, कि एक तो हमने कंप्लीट स्फीयर के कारण निकाली, अब ये निकाला गया है तो इतना फील्ड, ये इतना इफेक्ट तो कम करेगा ना, तो हम इसका मास मान लेते हैं कि m डैश मास हमने निकाला है बाहर। तो उस m डैश वाले मास के कारण जो डिस्टेंस हमारी ये बचेगी, ये डिस्टेंस तो r माइनस कैपिटल R/2 बचेगी ना, क्योंकि ये स्मॉल r थी, ये कैपिटल R/2 है, तो स्मॉल r से R/2 हम घटा देंगे, वो डिस्टेंस हमारी इस निकाले गए स्फीयर से बचेगी। और निकाले गए स्फीयर की अगर हम नेगेटिव मास की वैल्यू पुट करें, तो उसके कारण हमारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, माइनस का G m डैश डिवाइडेड बाय R माइनस कैपिटल R/2 का होल स्क्वायर। निकाला गया मास है तो P से O डायरेक्शन में ये होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इसकी जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन हो, क्योंकि हम अपोजिट, इसकी नेचर की बात अपोजिट करें, अपोजिट पोलरिटी की चीज़ ले रहे हैं यहाँ पर, तो हम इस चीज़ को नेगेटिव पुट कर रहे हैं। अब जो E नेट आएगा वह आएगा वेक्टर के अंदर, तो डायरेक्ट वेक्टर सम करते हैं। अगर कॉमन सेंस से देखें तो इसके कारण जो इफेक्ट था उसमें से इसका इफेक्ट घटा देंगे, तो वो हमारा नेट आएगा। तो जो टोटल है GM/R स्क्वायर है, इसमें से हम GM'/R माइनस R/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे, वही हमारे पास नेट फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब इसमें हमारे पास M डैश नहीं है, तो M डैश हम निकालेंगे। M डैश कैसे निकालेंगे, इसकी रेडियस r है, तो आप बताओ 4/3 पाई r³ इतनी वॉल्यूम के अंदर मास था m, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, 4/3 पाई r³ होगा। और इस स्फीयर की कितनी वॉल्यूम है, 4/3 पाई r³ का मतलब R/2 का क्यूब करेंगे तो r³/8 आएगा ना, तो इसका मास कितना होगा,
m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8 आएगा, तो ये चीज़ तो कट गई, तो m/8 आ जाएगा, यानी m डैश की वैल्यू हमारी m/8 आएगी। बिल्कुल सिंपल 6ठी 7वीं की क्लास की फॉर्म में मैंने ये चीज़ समझाई है। अदरवाइज़ आप ये ले सकते हो कि डेंसिटी हमारी कितनी होगी, m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी वॉल्यूम कितनी, उससे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी m/8 वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आएगा gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर में से gm डिवाइडेड बाई 8r माइनस r/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे, वह हमारे पास ई नेट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन तो ये होती है, अट्रैक्टिव नेचर है हमेशा। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे उसमें चार्ज स्फीयर दे दिया, यहाँ पर मास का दे दिया, उसमें से हमने कुछ कैविटी बाहर निकाल ली, तो उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की जगह यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। तो आज के लेक्चर की कोई डीपीपी नहीं है, आपको सिर्फ इन सारी की सारी बातों को ध्यान से पढ़ना है। जो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में जितने फॉर्मूले पढ़े थे उनको आप रिवाइज करके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेना।